हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10th का पार्ट 1 मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। जैव प्रक्रम इसका नाम है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इसका नाम है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को जैव प्रक्रम क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इनके डेफिनेशंस पढ़ा चुकी हूँ। एंड इसके अंडर हमने रेस्पिरेशंस वगैरह पढ़ने हैं पार्ट 2 में। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है आपका स्थलीय जीव और जलीय जीव। स्थलीय जीव क्या होता है और जलीय जीव क्या होता है। अगर हम बात करें कि स्थलीय जीव का मतलब है ऐसे जीव जो ज़मीन पे रहते हैं। ऐसे जीव जो कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे। ऐसे जीव जो कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्थलीय जीव। अगर हम जलीय जीव की बात करें तो ऐसे जीव जो जल में रहते हैं वो क्या कहते हैं, जलीय जीव। तो जलीय जीव या जो जल में रहते हैं, जैसे कि आपका मछली, मेंढक, नेक्स्ट आपका क्या है, मगरमच्छ। मगरमच्छ की कई सारी प्रजातियां हैं, जैसे कि घड़ियाल, वो भी मगरमच्छ के अंदर ही आता है। आपका जो मछली है उसके अंदर भी कई सारी प्रजातियां। मेंढक जो है आपका उभयचर है। मेंढक क्या है, उभयचर है। उभयचर का मतलब होता है ऐसे जीव जो जल और ज़मीन, ऐसे जीव ज़मीन और जल दोनों में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। अब देखिए जलीय जीव कैसे जीवित रहते हैं जल के अंदर। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन प्रक्रिया के दौरान करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा उपयोग करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम है। क्या है, बहुत ही कम है। अगर हम बात करें कि हमारे वातावरण में जो लोग ज़मीन पे रहते हैं तो वो लोग की कितना ऑक्सीजन, अगर हम बात करें कि जो लोग ज़मीन पे रहते हैं वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है और जल में क्या है, कम है। ज़मीन पे ज़्यादा है और जल में क्या है, कम है। जलीय जीवी की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की अपेक्षा बहुत तेज होती है, यानी कि ये जल्दी सांस लेते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ज़मीन पे रहते हैं उन जीवों के मुकाबले। जलीय जल मुंह की सहायता से जल को ग्रहण करके बलपूर्वक कलोम तक पहुंचाकर कार्य करते हैं। अब देखिए कि इसमें दो चीज़ें हैं। जो ज़मीन पे रहते हैं उन किसके द्वारा सांस लेते हैं, नाक के द्वारा, लेकिन इसमें क्या होती है, लंग्स होती हैं, फेफड़ा होती है। ज़मीन पे रहती उन जीवों में क्या होता है, फेफड़ा होता है। लेकिन जो जीव जल में रहते हैं वो किससे लेते हैं सांस, मुंह के द्वारा। और उनके अंदर क्या होता है, लंग्स नहीं होते, फेफड़े नहीं होते, गलफड़ा होता है। क्या होता है, गलफड़ा। से मछली के अंदर गलफड़ा होता है, गिल्स होता है, गिल्स होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन को लेने में सक्षम है। घुली हुई ऑक्सीजन को लेने में क्या है, सक्षम है। इनके अंदर क्या रहता है, गलफड़ा होता है। गलफड़ा जिसे क्लोम, यहाँ पे आपका भाषा लिखा है, क्लोम भी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं गिल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज करते हैं जलीय जीव श्वास को लेने में। अगर हम बात करें हमारे मेंढक का, अगर हम बात करें, मेंढक जो है ज़मीन और जल दोनों में रहता है, ज़मीन और जल दोनों में रहता है। तो वो जब जल में जाता है तब वो गलफड़ा से सांस लेता है, और जब ज़मीन पे आता है तो वो त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, त्वचा से, स्किन से सांस लेता है। तो इस तरीके से वो दोनों जगह पे जीवित रह सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, स्थलीय जीव जलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। किस तरीके से ग्रहण करते हैं, ये है आपका श्वसन के दौरान जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय जीव मछलियाँ आदि। जलीय जीव क्या क्या है, मछलियाँ हैं, अभी मैंने आपको बताया, मगरमच्छ है, मगरमच्छ, और भी आप कुछ सोच सकते हैं, मेंढक भी इसके अंदर आता है, कछुआ भी क्या है आपका, क्या बोलते हैं, उभयचर है, ज़मीन पे भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। श्वसन दर अधिक होती है इनकी,
जल में घुली O2 क्या होती है, इसकी मात्रा कम होती है और क्लोम से लेती है। क्लोम यानी कि गलफड़ा से लेते हैं। और मनुष्य किससे सांस लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं। मनुष्य, आपके जितने भी जानवर है, गाय भैंस बकरियां, ये सब किससे सांस लेती है, फेफड़ों से लेती है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका श्वसन, रेस्पिरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब श्वसन में होता क्या है, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अभी मैंने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया है आपको, कोशिका पढ़ाया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ उपस्थित रहती है, केंद्रक होती है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपके वैक्यूल्स होते हैं, आपके लाइसोसोम्स होते हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इस तरीके से गोल्जी अपॉर्टस होते हैं। तो इन सब का क्या है, अलग अलग कार्य है। इन सब का क्या है, हमारे बॉडी में अलग अलग कार्य है। जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, बिजली का घर कहा जाता है। बिजली का घर या ऊर्जा का पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर। क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। कैसे बनाता है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ मैं। जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम श्वास लेते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन छोड़िए, जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास के फॉर्म में क्या लेते हैं, वायु। श्वास के फॉर्म में हम वायु लेते हैं। वायु जो है जाता है कहाँ, लंग्स में जाता है, हमारे फेफड़ा में जाता है। हमारे कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा क्या करती है, वहाँ से ऑक्सीजन छानती है। फेफड़ा क्या करती है, ऑक्सीजन छानती है। वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑलरेडी प्रोटीन्स और आपके जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन जाता है, उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन जुड़ती है और क्या बनाती है ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में। क्या बनाती है, ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में। तो यही ऊर्जा यही भोजन का विखंडन किसे बोलते हैं, श्वसन। भोजन का विखंडन का प्रक्रिया ही क्या है, श्वसन है। क्या है, श्वसन है, रेस्पिरेशन है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन यानी कि आपका है एरोबिक, यानी कि एयर के प्रेजेंट में, एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन या श्वसन, वायवीय श्वसन। अब इसमें होता क्या है, कोशिका द्रव में मौजूद कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, अभी मैंने आपको बताया, पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पाइरूवेट जो है आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। उपस्थिति में विखंडन किसके उपस्थिति में इसका होता है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पाइरूवेट का विखंडन, पाइरूवेट टूटेगा नहीं आगे। इस अभिक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। परिणाम स्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी कि जैसे ही आपका पाइरूवेट, कार्बोहाइड्रेट है, पाइरूवेट टूटता है तो क्या क्या बनता है, आपका जल बनता है, H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, ऊर्जा, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनता है। आगे पढ़ाऊंगी इसके बारे में आपको मैं। ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है, यानी इकट्ठा हो जाती है। संचित का मतलब इकट्ठा हो जाती है। और वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। वायवीय श्वसन में कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है, अधिक होता है। अगर हम बात करें अवायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कार्यक्रम होता है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसमें ज़्यादा ऊर्जा बनता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है,
ग्लूकोज, यहाँ 6 कार्बन अणु है। क्या है ग्लूकोज? क्या होता है? C6H12O6, यही आपका क्या है ग्लूकोज है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? कोशिका द्रव में। कहाँ प्रेजेंट होता है? कोशिका द्रव में। जैसे ही आपका ऑक्सीजन यहाँ जाता है, जैसे ही आपका ऑक्सीजन जाता है, ये किस में टूट जाता है? C3 में, 3 कार्बन में टूट जाता है। C3 में टूट जाता है आपका ये C3 और H6 हो जाएगा आपका, H7 हो जाएगा, दो दो आपका बटेगा C3 और H7 में। पायरुवेट 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा क्या क्या बनाता है? पायरुवेट बनाता है प्लस ATP बनाता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात करें तो जब ऑक्सीजन आपके बॉडी में नहीं होता है तो क्या क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, CH2CHOH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। ये बनता है आपके बॉडी में इथेनॉल, अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन अनुपस्थित हो तो। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, दो कार्बन अणु, ऊर्जा का 2 कार्बन अणु, ये किस में होता है? ईस्ट में होता है। ये हमारे बॉडी में नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो ये ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या है? एक तरह का फंगस है। ईस्ट क्या है? एक तरह का फंगस है। अब देखिए, अगर ऑक्सीजन का कमी हो, अभाव हो, तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। ये हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। जैसे हमें श्वास लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होता है तो कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। और 3 कार्बन का अणु बनता है। क्या बनता है? 3 कार्बन का अणु और लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, अब जब हम आगे बात करें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस जल बनता है प्लस ऊर्जा बनता है। ये तीनों चीज़ों का फॉर्मेशन कब होता है और कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी बताया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज का विखंडन होता है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही ATP का फुल फॉर्म होता है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ATP, एडिनोसाइन आपके पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ट्राई यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े रहते हैं इसमें, 3 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। तो ATP नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। ATP के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित यानी उत्पन्न होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरओष्मी एंडोथर्मिक क्रिया का परिचालन करता है। यानी कि जब हम श्वसन लेते हैं तो कौन सा अभिक्रिया होता है? एंडोथर्मिक होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो कौन सा अभिक्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? अवायवीय श्वसन यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अनुपस्थिति किसकी? ऑक्सीजन की। कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एंजाइम की मदद से होता है। आंशिक मतलब कि आधा रूप से, पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसे ही अवायवीय श्वसन कहते हैं। परिणाम स्वरूप इथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अभी मैंने बताया आपको कि अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा आपका? 2 कार्बन का ऊर्जा बनेगा, 2 कार्बन का ऊर्जा बनेगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लैक्टिक अम्ल बनेगी और इथेनॉल बनेगी। इसमें आंशिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु भी बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। मानव श्वसन तंत्र की क्रिया गति, अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम,
मानव तंत्र की क्रियाविधि की किस तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र कार्य करता है। तो मनुष्य के शरीर के अंदर वायु नसा द्वार होता है, नसा द्वार द्वारा जाती है। यानी कि जो भी हमारा नाक है, नाक का शेप है, तो ये आपका नोजल से, इसी के द्वारा आपका श्वास जाता है। नाक में उपस्थित महीन बाल श्लेष्मा के वायु के साथ अंदर जाने वाली अशुद्धियों यानी मिट्टी वगैरह को रोक लेते हैं। यह अशुद्धियाँ प्रागकण, धूल मिट्टी, जीवाणु, राख आदि हो सकता है या हो सकती है। नसा द्वार के अंदर आ चुकी वायु ग्रसनी से, यहाँ आपका कंठ होता भी दिखाऊंगी मैं आपको, ग्रसनी व कंठ से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है। कहाँ जाती है? श्वास नली के अंदर। ये डायग्राम देखिए, ये आपका नसा द्वार है, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में, नोस्ट्रिल्स। वो कहाँ जाता है उसके बाद? नोस्ट्रिल से मुख गुहा में, माउथ कैविटी। ये मुख गुहा जो है आपका, इसे बोलते हैं माउथ कैविटी, माउथ कैविटी। कोशिश कीजिए कि अगर आपको हिंदी में नाम याद है तो इंग्लिश में भी याद करने की। इन केस आप 11th में या आप आगे जा कर के पढ़ाई करेंगे तो आपको ये चीज़ें ग्रेजुएशन वगैरह में काम आएगी। इंग्लिश में भी आप याद रखेंगे चीज़ों तो आपको काम आएगी। ग्रसनी, यानी कि ग्रसनी का मतलब होता है ये आपका है फॉर्निक्स। क्या है आपका? फॉर्निक्स, ठीक है। यानी कि हमारे कंठ द्वार के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है, फॉर्निक्स कहलाता है। फिर आपके कंठ पे आता है, ये आपका श्वास नली है इधर की साइड। यही श्वास नली आपको दो भागों में डिवाइड होती। कैसे होती है दो भागों में डिवाइडिंग? उपास्थि विलय है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, ये जो इस तरीके से है, जिसे कि मान लीजिए इस तरीका का आपका लंग्स होता है। ऐसे होता है। तो यहीं पे आपका ये तो एक हो गया आपका श्वास जाने वाली, और यहीं से एक जाती है आपका खाना वाला पाइप। यहीं से कहाँ जाता है आपका? अमाशय में जाता है, अमाशय में जाता है यानी पेट में। अब यहाँ पे एक होता है ढक्कन, यहाँ पे क्या होता है? एक ढक्कन होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एपीग्लॉट्स, एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस बोलते हैं इस ढक्कन को। क्या होता है? जब भी हम खाना अंदर लेते हैं, जब भी हम खाना अंदर लेते हैं तो ये वाला ढक्कन बंद हो जाता है और खाना इधर चला जाता है। खाना किधर चला जाता है? हमारे पेट के अंदर। लेकिन जब भी हम श्वास लेते हैं ये वाला ढक्कन बंद होता है और इसे ढक देता है दूसरा वाला भाग को, और ये वाला भाग खुलता है और हमारा ऑक्सीजन, हमारे वायु हमारे लंग्स, फेफड़ों तक पहुंचता है। तो ये भी जो भी आपका ये ढक्कन, इसे बोलते हैं एपीग्लॉटिस। और जिस प्रक्रिया द्वारा इस खाने को अंदर दिया जाता है, ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से संरचना है यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। कुछ नहीं होता, संकुचन और रिलैक्सेशन होता है, संकुचन और प्रसार होता है। खाना जाता है, जैसे इसमें खाना गया तो ये वाला खुला, फिर ये वाला बंद हो गया, इसमें खाना गया तो ये वाला बंद हो गया, फिर इसमें खाना गया तो ऊपर वाला बंद हो गया। तो इस तरीके से खाना अंदर पेट तक जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रसार संकुचन क्रिया, प्रसार संकुचन क्रिया। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं श्वास नली के बारे में। जैसे ही आपके नसा द्वारा मुख गुहा से होते हुए श्वास कहाँ जाता है? फेफड़ा के अंदर। फेफड़ा के अंदर होती है श्वसनिकाएँ, कूपिका। क्या होती हैं? गुब्बारे की तरह इस तरीके से कूपिका होती है, इस तरीके से कूपिकाएँ होती है। जैसे हम श्वास लेते हैं ये फूलने लगती है, और जैसे श्वास हम छोड़ते हैं ये पचक जाती है। फुफ्फुस उत्तक भी इन्हीं बोलते हैं। फुफ्फुस भी कहाँ पाए जाते हैं? जो कोशिकाएँ जिन कोशिका से बनी होती है उन्हीं बोलते हैं फुफ्फुस उत्तक। तो ये हमारे फेफड़ा, लंग्स के अंदर ही पाई जाती है। उसके ऊपर से आपकी हड्डियों से बनी पसलियाँ होती है, जो क्या कार्य करती है? हमारे लंग्स को जो सॉफ्ट होते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसके नीचे वाला हिस्सा होता है आपका डायाफ्राम, और इसी के इधर वाले हिस्से में थोड़ा हार्ट होता है, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसका एक एक का कार्य देखें हम, एक एक का कार्य क्या है।
अब देखिए, जो आपका ग्रसनी होता है, फॉर्निक्स होता है, उसका क्या है, यह श्वसन व पाचन तंत्र के लिए समान मार्ग है। अभी मैंने बताया जो आपका ग्रसनी है वो क्या है, श्वसन एक ही मार्ग है, ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इधर से आपका एक लंग्स बन गया, 2 लंग्स हो गए, और यहीं से आपका एक छोटी सी नली जाती है जो अमाशय के लिए जाती है, और यहीं पे आपका होता है, क्या होता है, ढक्कन होता है। यहीं पे क्या होता है आपका, ढक्कन। जैसे ही आप सांस लेते हैं ये वाली ढक्कन खुलती है और इधर चला जाता है वायु, और जैसे खाना खाते हैं तो ये वाला ढक्कन बंद होता है और इधर चला जाता है खाना। तो ग्रसनी क्या है, यह श्वसन और पाचन तंत्र का समान मार्ग है। कंठ या स्वर यंत्र क्या है, या श्वास नली के ऊपर व ग्रसिका के सामने उपस्थित एक नली है जिसकी लंबाई वयस्क में 5 सेंटीमीटर होती है। कंठ में उपस्थित के वलय उपस्थित होते हैं उपास्थि वलय। उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज, जो कि सॉफ्ट बोन होती है। कार्टिलेज कैसी बोन होती है, सॉफ्ट बोन, जो आपके नोज, ईयर में, कान में, नाक में पाए जाते हैं, वो भी आपके यहाँ पाए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो, यानी कि इधर उधर वायु ना जाए। श्वास नली से होकर वायु श्वसनी के माध्यम से फुफ्फुस में प्रवेश करती है, कुपिका में प्रवेश करती है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नालिकाओं से विभाजित हो जाता है, जो अतः गुब्बारे जैसी संरचना अंतःकृत होकर जिसे कुपिका कहते हैं। इस तरीके से गुब्बारे जैसी संरचना होती है इसके अंदर, इसे क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कुपिका। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझिए आप, जब भी आप खाना खाते हैं तो क्यों कहते हैं खाना खाते टाइम बात नहीं करते, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हमारा एयर, हमारा ऑक्सीजन अंदर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर हमारा एपिग्लोटिस सेम टाइम पे खुल जाता है, जहाँ पे आपका खाना भी जा रहा हो और जहाँ पे आपका श्वास भी जा रहा हो, तो कभी कभी ये श्वास नली में हमारा खाना कुछ पहुँच जाता है, जिसके वजह से हम सरक जाते हैं और खांसते हैं, जिसके वजह से खाना वापस हमारे पेट में चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि खाते टाइम बात मत कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है आपका आगे का कार्य। कुपिका का एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। विनिमय यानी कि गैसों का आना जाना, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृण जाल होता है, यानी कि उसमें खून होते हैं, रुधिर यानी रक्त होते हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है। वह वक्षगुहिका का मतलब है ये जो आपका दो थैला हो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन को लेकर के शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब जब हम हृदय पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ाऊंगी मैं। अब 2 चीज़ें और आती है इसमें, अंतः श्वसन और एक और है आपका दूसरा अंतः श्वसन और आपका एक्सलेशन, इनहेलेशन और एक्सलेशन। अंतः श्वसन की बात करते हैं पहले हम। इनहेलेशन इसे बोलते हैं आप गैस को इनहेल करना, अंदर की ओर लेना, इनहेलेशन, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, अंतः श्वसन के दौरान उच्छ्वसन विच्छीय गुहा फैलती है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी लंग्स क्या है, फैल जाती है और अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है। ये होता है एक्सलेशन, एक्स यानी कि सांस को बाहर करना, ठीक है, एक्सलेशन। जब सांस बाहर करते हैं तो हमारी पसलियाँ सिकुड़ जाती है अंदर की ओर, लंग्स भी सिकुड़ जाते हैं और लेते हैं तो फैल जाती है। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, वक्ष अपने स्थान पर आ जाता है। वक्ष का मतलब है यहाँ पे हमारे ब्रेस्ट से, इससे मतलब है ब्रेस्ट से मतलब है, छाती से मतलब है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भरती है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर हो जाती है। जब हम इसे
सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन यानी कि वायु अंदर जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। ये आपका अंतःश्वसन है और आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों है। बाहरी श्वसन, बाह्य श्वसन जिसे बोलेंगे, बाह्य या बाहरी श्वसन, एक्सहेलेशन। मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे कैसे किन किन स्टेज से गुजरती है ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले किस में जाती है? नसा द्वार में। सबसे पहले कहाँ जाती है? नसा द्वार, जिसे नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, नोस्ट्रिल। फिर जाती है ग्रासनी में, जिसे फॉर्निक्स बोलते हैं, फॉर्निक्स। फिर कहाँ जाती है? कंठ में। फिर कहाँ जाती है? श्वास नली में। फिर जाती है श्वसनी में। फिर जाती है श्वासनिका में। फिर जाती है फुफ्फुस में। फिर जाती है फुफ्फुस यानी फेफड़ा, कुपिका कोश में। फिर रुधिर वाहिकाओं में यानी कि ब्लड वेसल्स में। कहाँ जाती है? ब्लड वेसल्स में, आखिरी में, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब संवहन, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है? संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है? मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र ही क्या कहलाता है? संवहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन या संवहन का मतलब है कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और ले आना, वही आपका संवहन तंत्र या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहलाता है। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन, बस वगैरह यूज करते हैं, सेम हमारे बॉडी के अंदर ही कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। मानव में वहन, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अब देखिए इसमें होता क्या है। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव क्या क्या है? हृदय है, हमारा हृदय, हमारा जो हार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्य करती है। आगे पढ़ते हैं हम हार्ट के बारे में। रक्त नलिकाएं, धमनी और श्री आर्टरीज और वेन, दो प्रकार की चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वहन माध्यम क्या है? रक्त और लसिका, ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ। लिम्फ भी एक तरह का ब्लड ही है, ब्लड का प्रकार है। अब देखिए हृदय में होता क्या है। मानव हृदय ये हमारा पंप, आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट या कह ले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये कार्य कैसे करती है? देखिए हृदय एक पेशी अंग है। पेशी अंग का क्या मतलब है? यानी कि एक मसल्स ऑर्गन है। क्या है ये? मसल्स ऑर्गन है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। अगर हम एक मुट्ठी बांध लें तो ये मुट्ठी के आकार का होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कोष्ठकों में बटा है। मान लीजिए हमारा हृदय, मान लीजिए कि हमारा हृदय कितने कोष्ठकों में बटा है? 4 कोष्ठकों में। लेकिन अगर ये एक ही कोष्ठक रहेगा तो ऑक्सीजन वाला ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सब मिल जाता है, इसलिए इसे 4 कोष्ठकों में बांटा गया है। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजन जनित और विऑक्सीजनित यानी कि ऑक्सीजन रहित कार्बन डाइऑक्साइड जनित रुधिर को मिलने से रोकने का लाभदायक होता है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण यानी कि हमारे रक्त का परिसंचरण एक जगह से दूसरी ले जाने का कार्य करता है। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करती है, यानी कि ये वापस से हार्ट में ही ना आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड या ऑक्सीजन वाले ब्लड। तो उसे क्या करती है? वाल्व क्या करती है? रोकने का कार्य करती है। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे ही क्या बोलते हैं? रक्तदाब कहते हैं। जो भी आपका ब्लड वॉल्स है, सेल वॉल्स है, उसके वॉल्स पे जो दाब लगता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, रक्त वाहिकाओं के द्वारा, उसे ही क्या बोलते हैं? रक्तदाब कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए आप
ये क्या हमारा दाया अलिंद है, यानी कि लेफ्ट आर्टरीज। और ये क्या हमारा वाया अलिंद, यानी कि लेफ्ट आर्टियम। ठीक है। अब क्या है वाया निलय, यानी कि वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इंग्लिश में बोलते हैं इसे, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये बीच में क्या है विभाजिका, बांटने वाला विभाजिका। ठीक है। दाया निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही हमारे लंग्स से हमारा जो ऑक्सीजन है कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। जैसे ही हमारा ऑक्सीजन लंग्स से आता है, ठीक है, हमारा ऑक्सीजन कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। ठीक है। तो ये कहाँ जाता है हमारा, इस वाले हिस्से में लेफ्ट आर्टियम में जाता है। लेफ्ट आर्टियम में जाता है O2 वाला ब्लड। कहाँ जाता है, O2 वाला ब्लड। फिर ये यहाँ से छन करके यहाँ भी क्या आता है, प्योर ब्लड। और ये प्योर ब्लड कहाँ जाता है, हमारे बॉडी में। कहाँ जाता है, हमारे बॉडी में। और जो भी आपका बॉडी का इम्प्योर ब्लड है, वो कहाँ जाता है, इस वाले हिस्से में। इस वाले हिस्से में जाता है, यानी कि दायां अलिंद में, राइट आर्टियम में। फिर यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता हुआ कहाँ जाता है, आपके लंग्स के पास। कहाँ जाता है, आपके लंग्स के पास। कहाँ जाता है, आपके लंग्स के पास। और लंग्स में ही क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है आपका। यहाँ भी ये हमारा जो लंग्स है, आपको एक चित्र अच्छे से बना के दिखाती हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट। ठीक है, 4 चैम्बर का हार्ट है हमारा। ये मान लीजिए हमारा बॉडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा लंग्स है, यहाँ पे क्या है हमारा लंग्स है, यहाँ पे क्या हमारा लंग्स है। अब होता क्या, ये हमारा क्या है, दायां अलिंद है, दायां। और ये क्या है, दायां यानी कि लेफ्ट आर्टियम। और ये भी हमारा क्या है, सॉरी, ये हमारा राइट आर्टियम है, ये हमारा लेफ्ट आर्टियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब देखिए काम कैसे करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझिए। जो भी हमारा ब्लड आएगा लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो कहाँ जाएगा, दायां अलिंद से होते हुए बायां अलिंद से होते हुए, प्योर ब्लड इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। तो बायां अलिंद से होते हुए कहाँ जाएगा, बायां वलय में। और बायां वलय से होते हुए क्या जाएगा, हमारे और बॉडी में यानी कि हार्ट से पंप करेगा। और बॉडी के हर एक भाग में, शरीर के हर एक भाग में ऑक्सीजन और ऊर्जा वाला खून को पूरे शरीर में फैलाएगा। अब यहाँ से जो भी खून आएगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आएगा ये। और ये कहाँ जाएगा हमारे, दायां अलिंद और दायां वलय में। और दायां अलिंद दायां वलय में जाते हुए कहाँ चला जाएगा, हमारे लंग्स में। कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में। और यहाँ पे जाकर के सेम इसका क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। ये इम्प्योर ब्लड होगा आपका, इम्प्योर ब्लड, गंदा खून होगा। इसका फिर प्यूरिफिकेशन होकर ये साइकिल पूरा चलता रहता है। तो इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। और जो गंदा खून है कहाँ चला जाता है, ऑलमोस्ट सारे गंदा खून किडनी के अंदर। कहाँ जाता है, आपके किडनी के अंदर चला जाता है। और किडनी क्या करती है, खून को छान करके इसे यूरिन में कन्वर्ट कर देती है। किस में कन्वर्ट कर देती है, यूरिन में। आगे हमें पढ़ेंगे अभी। अब देखिए रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स का क्या कार्य है, धमनी यानी कि आपका आर्टरी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इसमें ऊपर की ओर
रक्त नालिकाएं, धमनी यानी कि आर्टरीज, शिरा यानी कि वेन्स। ठीक है, तो धमनी हमारी यानी कि आर्टरीज, धमनी यानी कि हमारे आर्टरीज। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। यानी कि हृदय से कौन सा ब्लड ले जाती है? ऑक्सीजन वाला ब्लड। कौन सा ब्लड ले जाती है? वो ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। वाल्व नहीं होते हैं, ये सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, यानी कि डायरेक्ट नहीं होती। कहाँ ऊतक है उसके नीचे पाई जाती हैं ये। ठीक है, धमनी। नेक्स्ट आपका क्या है? शिरा। शिराएं विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती है, एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। अपवाद फुफ्फुस शिरा, ये अपवाद है। फुफ्फुस शिरा इसे बोलते हैं पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन्स। एक ऐसी शिरा है जो अकेला ऑक्सीजन कैरी करती है। क्या कैरी करती है? ऑक्सीजन वाला ब्लड करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि फुफ्फुस शिरा कौन सा ब्लड करती है कैरी? फुफ्फुस शिरा जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड करती है, बाकी सारी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड करती है कैरी। शिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है। वाल्व होते हैं, उसमें वाल्व नहीं होती है, सतही होती है। और लसिका कई बार पेपर में पूछा गया। लसिका क्या होता है? एक तरह का तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में मोटिन की जगह प्रोटीन लिख लीजिए। प्रोटीन होता है लेकिन वहन में सहायता करता है, एक इम्पॉर्टेंट आपका एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। एक और चीज़ जो आपका हार्ट है, हार्ट का जो चित्र है आपके पेपर में 5 मार्क्स में आता है बनाने के लिए, तो इसे सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, इसको सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप आराम से बना सकें। अब देखिए इसमें होता क्या है, रुधिर वाहिकाओं को भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। यानी कि हमारा लंग्स के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर, हमारे वेन्स यानी कि नस के अंदर जो भी ब्लड जाता है, ब्लड वेसल्स, उसका जो दाब लगता है इसके भित्ति पे वही क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये पतली होती है और अधिक लचीली होती है। यह धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन, संकुचन के दौरान और प्रकुंचन तथा निलय अनुशिथिन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120, यानी कि सामान्य जो ब्लड प्रेशर है आपका कितना होना चाहिए? 120 mm होना चाहिए, और 120 और 80 के बीच में होना चाहिए। 120 अगर 180 से है तो लो ब्लड प्रेशर है आपका, और 180 से ज़्यादा है तो हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी और लो बीपी। इसको जिससे मापते हैं इसे बोलते हैं स्टीथोस्कोप। क्या बोलते हैं? नहीं, स्फिग्मोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीथोस्कोप से ध्वनि सुनी जाती है, इससे जो मापते हैं स्कोप ही बोलते हैं, जिससे इसे मापते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्या है? ये देखिए किडनी का क्या है? फुफ्फुस कोशिकाएं, ये फुफ्फुस कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। ठीक है, फुफ्फुस से फुफ्फुस शिरा में कहाँ जा रही है ब्लड सारी? ऑक्सीजन तक कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थित निरूपण। ये आपका क्या है? हार्ट है। ये आपका क्या है? हार्ट है। ये आपका क्या है? लंग्स है। ये आपका क्या है? फेफड़ा है, फेफड़ा। यहाँ से जो भी शरीर को महाधमनी शरीर को महाधमनी से कौन सा ब्लड आ रहा है? ये जो ब्लड आ रहा है आपका ऑक्सीजन रिक्त है, और ये वाला ब्लड क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड रिक्त है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड इधर जाएगा, इधर से कहाँ जाएगा? ये लंग्स के अंदर जाएगा, फिर इसे लंग्स फिल्टर करेगी, फिर इसे कार्बन ऑक्सीजन रिच ब्लड डालेगी, फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड दोबारा कहाँ जाएगा? बॉडी के अंदर जाएगा। तो ये आपका है, ये भी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पादपों में परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट।
पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। देखिए, पादप परिवहन में सबसे दो ऊतक इम्पोर्टेंट है। पहला आपका है फ्लोएम और दूसरा आपका है जाइलम। ये आप 9th क्लास में ही डिटेल में पढ़े होंगे। फ्लोएम का काम है यानी फूड, भोजन को पत्तियों, भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है। तो पत्ती से भोजन वो उठा करके कहाँ पहुँचाती है? पेड़ पौधों के हर एक भाग में। और जाइलम का क्या काम है? जाइलम जैसे जल और जैसे जाइलम। जाइलम का कार्य है जो भी आपका जल है, जड़ से जल ग्रहण करके कहाँ पहुँचाता है? पत्तियों तक, ताकि खाना बने। कहाँ पहुँचाता है? पत्तियों तक। तो जड़ व मृदा के माध्यम आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाती है। इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण होता है जो कि जल के लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये आपका प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। क्या प्रोसेस है? एक आपका ट्रांसपिरेशन को ही बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन में क्या है? मान लीजिए आपका ये एक पेड़ है, पौधा मान लीजिए आप, ये इसकी जड़ें हैं, हमने गमला में लगा रखी हैं, और ये इसकी पत्तियां हैं। अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि आपका ये वाला जो जल है कहाँ गया? पत्तियों तक गया। कौन ले गया? जाइलम ले गया। अब ये जल हमारा कहाँ चला गया? पत्तियों तक चला गया। अब इसने खाना वाला बना लिया। खाना बनाने की क्या चाहिए इसे? सूर्य का प्रकाश चाहिए, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया इसे, जल मिल गया इसे, और प्रकाश मिल गया इसे। अब ये खाना बनाएगा किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज बनाएगा ये। जब ग्लूकोज बन गया तो ये क्या करेगा? यहाँ से जो भी खाना है पत्तियों के हर एक भाग में कौन पहुँचाएगा? फ्लोएम। कौन पहुँचाएगा? फ्लोएम। दो नाम याद रखिए, फ से फ्लोएम, फ से फूड पहुँचाएगा फ्लोएम, और ज से जाइलम, ज से जल पहुँचाएगा जाइलम। और जो भी जल बच गया वो कहाँ चला जाएगा? वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प। कहाँ बन जाएगा? पत्तियों के द्वारा वो हवा में उड़ करके वाष्प बन जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी याद रखिए, पेपर में पूछा जाता है। तो ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल अथवा विलय खनिजों लवणों को मुखी गति में पौधों में ताप नियमन से की सहायता से होती है, यानी कि गर्मी, टेम्परेचर के कारण ये होता है। अब देखिए क्या है आगे। पौधों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। कौन सा ऊतक? अभी मैंने बताया आपको, फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी व अधोमुखी यानी कि नीचे, ये आपका पेड़ है, ऊपर जाएगा वो ऊपरी मुखी, और जो नीचे आएगा वो अधोमुखी, दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा का प्रयोग से पूरा होता है, या सुक्रोज फ्लोएम तक एटीपी ऊर्जा, एटीपी भी इनमें भी बनती है, इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। कौन सा बल? प्रासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए, उत्सर्जन तंत्र है जो आपका ह्यूमन का है। किसका है? ह्यूमन उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र। लेकिन अगर हम बात करें और अलग अलग पशु पक्षी जीव में भी उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। शरीर से अपशिष्ट उत्सर्जन का मतलब हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, तंत्र यानी सिस्टम। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था अंतः उत्सर्जन शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। जो भी हमारा कोशिका खराब चीज़ बनाती है
उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाता है। कोई भी प्राणी उपापचयी यानी कि ऑक्सीकरण, उपापचयी यानी कि ऑक्सीडेशन क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का संचय करता रहता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट प्राणी से विष समान कार्य करता है, हमारे बॉडी में कैसा जहर के समान कार्य करेगा। अमोनिया क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH4 होता है। अमोनिया उत्सर्जन, ये अमोनिया जो है पौधों में होता है, अमोनिया का निकलना, और काफ़ी सारे जीव जंतुओं में भी होता है। अमोनिया उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है, इसे बोलते हैं अमोनीकरण। क्या बोलते हैं? अमोनीकरण। जैसे अस्थिल मछलियाँ, उभयचर में मेंढक, कछुआ आ जाएगा, तथा जलीय कीट इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? यूरिया। मुख्यतः यूरिया उत्सर्जन स्तनधारी यानी कि ह्यूमन करते हैं। जो आपका टॉयलेट है वही आपका यूरिक एसिड है, यूरिया और यूरिक एसिड दोनों है। समुद्री मछलियाँ आदि करते हैं। इन जीवों में यूरिया को उत्सर्जी कहा जाता है। यूरिया को क्या कहा जाता है? उत्सर्जी यानी बाहर निकालने वाला। पक्षियों, सरीसृपों, कीटों आदि में अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। यानी कि स्तनपायी क्या करते हैं? यूरिया करते हैं, जो हमारा टॉयलेट के फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब देखिए उत्सर्जन तंत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार पूछा जाता है। इसमें होता क्या है देखिए, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क का मतलब है, वृक्क माने किडनी, 2 किडनियाँ होती है, 2 किडनियाँ हो गई आपकी, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बढ़ने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय आ जाता है, तो यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्रमार्ग से निकल नहीं जाता। यानी कि आपके गॉल ब्लैडर, मूत्राशय में गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसे, वहाँ पे ये इकट्ठा रहता है। इसका चित्र देखिए आप, समझ में आ जाएगा। ये आपकी 2 राजमा की शेप की क्या है सॉरी किडनियाँ हैं। वाया वृक्क है ये आपका वाया यानी कि लेफ्ट किडनी, और ये आपका क्या है? दायां वृक्क, राइट किडनी, ठीक है। फिर आपका ये ब्लू वाला जो दिख रहा है वाई वृक्क शिरा है, और ये आपका इधर वाला रेड कलर का दिख रहा है ये आपका क्या है? वाई वृक्क धमनी, ठीक है। अब दूसरा वाला आपको दिख रहा है ये महाधमनी, महाशिरा यानी कि वेंस है। ये आपका मूत्राशय है, इसे ही बोलते हैं आप गॉल ब्लैडर, जिसमें हमारा मूत्र इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर। फिर ये आपका मूत्र मार्ग है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका चित्र आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके चित्र को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि 5 मार्क्स में आता है ये, 5 मार्क्स में सीधा, तो सही से प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब देखिए इसके एक कार्य क्या है। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु है। वृक्काणु का मतलब नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। जैसे कि कोशिका क्या है? पूरे बॉडी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है पूरे शरीर का, वैसे ही वृक्क का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? वृक्काणु है, नेफ्रॉन है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। कोशिका गुच्छ है, इसके अंदर ग्लैमेरुलस है, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा है। पतली भित्ति वाला ब्लड वेसल्स का क्या है? एक गुच्छा है। बोमन संपुट, नलिकाकार भाग, संग्राहक वाहिनी, इसके भी चित्र इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। नेफ्रॉन का चित्र है। देखिए कई बार आप नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा इस कंफ्यूजन को सही से आप दूर कर लें, क्योंकि अगर आपसे पेपर में कई बार नेफ्रॉनो ही लिखा आ जाएगा हिंदी में,
तो न्यूरॉन का चित्र बनाएंगे तो आपका वो मार्क्स कट जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िएगा, उसके बाद चित्र बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है आपका वृक्क धमनी की शाखा है और वृक्क शिरा है। ये आपका जो गुच्छा दिख रहा है ये क्या है आपका, यही आपका वृक्क धमनी का एक तरह से क्या है वृकाणु की संरचना है। बोमन संपुट, बोमन संपुट आपका यहाँ पे है। कोशिका गुच्छ ग्लैमरुलस इसी के अंदर है, ठीक है। अब वृकाणु का नलिकाकार भाग आपका यहाँ से इस तरीके से जा रहा है सब होता हुआ। संग्राहक वाहिनी जहाँ पे चीज़ें इकट्ठा होती है आपका, वो आपका संग्राहक वाहिनी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये कार्य क्या करती है। कोशिका गुच्छ निस्यंदन, जब वृक्क धमनी की शाखा वृकाणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कोशिका गुच्छ कहाँ है, कोशिका गुच्छ आपका यहाँ है, बाहर वाला भाग। बोमन संपुट इस तरीके से ये जाली नुमा संरचना है, इस तरीके से इसके बाहर वाला हिस्सा है कोशिका गुच्छ, ये है आपका ग्लोमेरुलस। तो इससे छनकर कहाँ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, बोमन संपुट के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब क्या बोला है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण, अवशोषण होता है, क्या होता है, छनने के बाद अवशोषण होता है। वृकाणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल पुनः अवशोषण होता है। पुनः क्या होता है, इसका अवशोषण होता है। फिर अंत में सबसे आपका लास्ट में क्या बनता है, आपका यूरिया बनता है। यूरिया बनता है जो कि सिर्फ अपशिष्ट जल होता है जिसे हम टॉयलेट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। लास्ट क्या है आपका, नलिका स्रवण। यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृकाणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाता है, वह मूत्र का निर्माण करता है। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी थैली या मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी यानी कि बहुत ही कम समय के लिए वो रहता है। हमेशा के लिए आप चाहें कि उसको संभाल के रखें तो नहीं रह सकते। अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल आता है। अब आर्टिफिशियल किडनी, मान लीजिए जिनके अंदर किडनी नहीं होता है, जिसके अंदर काफ़ी लोगों के अंदर किडनी नहीं होता है, तो कृत्रिम किडनी लगाते हैं। तो या अपोहन, दूसरे से यानी कि बाहर से उनके बॉडी ऑर्गन जो लोग डोनेट करते हैं उनसे वो लोग को दोबारा किडनी लगाया जाता है। तो ये कैसे काम करता है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है, निष्कासन किया जाता है बाहर से ही। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। 180 लीटर का क्या बनता है, वो यूरिया बनता है, ठीक है, जिसमें उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर होता है और शेष निस्यंदन वृक्क नालिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। बाकी जो होता है पानी वो पुनः अवशोषित एब्जॉर्ब हो जाता है। पादप में उत्सर्जन किस चीज़ों से होता है, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाता है। अभी बताया था मैंने कि जो जल, जैसे ये जड़ है, तो जो पौधे जल बच जाते हैं वो पत्तियों द्वारा वापस वाष्प के रूप में पानी बाहर की ओर हवाओं में चला जाता है, इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा इनमें पादपों में उत्सर्जन होता है। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तता में ही संचित रहते हैं। वैक्यूल में इनका खाद जो आपका खराब वाली चीज़ें हैं वो संग्रह रहता है, इकट्ठा रहता है। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं, यानी कि जड़ के द्वारा वो मृदा में भी उत्सर्जित कर देते हैं। एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और किस तरीके से। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत का सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्सों में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें सीलियाँ कहते हैं। ये सीलियाँ सांस लेते वक्त अंदर ले जाने वाली वायु से रोगाणु और धूल कण हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। धूम्रपान करने से बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे रोगाणु और धूल, धुआं, अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर का भी कारण बनते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सके नशा, धूम्रपान, इन सब चीज़ों से दूर रहे और एक अच्छा ज़िंदगी जिएं, स्वस्थ ज़िंदगी जिएं। ये चैप्टर में जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है आई होप आपको समझ आया होगा चीज़ें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम
दोनों का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहें वहाँ भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप वहाँ पे टेलीग्राम जा कर के ज्वाइन कर लेते हैं, सारा PDF मैं वहाँ अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। और इस तरीके से वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करने चैनल को। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपके पेपर में सिर्फ 5 महीना और बचा है, लगभग 5 महीना, तो खूब सारा पढ़ाई कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको कहते हैं कि सूर्य की तरह आपको चमकना है, तो सबसे पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड में आ सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं चैप्टर नंबर 6 का MCQ भी करवाऊंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो आपको 30 MCQ में करवा दूंगी। लास्ट में मैंने चैप्टर नंबर 1 को करवा रखा है, तो उसका आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आपके भाई बहन 9th क्लास में हैं तो मैंने 9th का भी चैप्टर करवा रखा है, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।